आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई एक उपन्यास गबन। इस उपन्यास में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक पत्नी के गहनों की इच्छाओं ने एक पति को पैसों का गबन करने पर मजबूर कर दिया। यहाँ पर गबन शब्द का अर्थ है किसी और के पैसे को गलत तरीके से ले लेना, हड़प लेना। और उसके बाद जब वो किसी और के पैसों का गबन करता है, उसके बाद उन दोनों को ही अपनी अपनी गलती का एहसास होता है और उस बीच वो क्या क्या दुख झेलते हैं और उन्हें क्या क्या झेलना पड़ता है, ये इस पूरी उपन्यास के बीच में हम देखेंगे। लेकिन आखिर में ये उपन्यास उन दोनों की मानसिकता को जागृत करते हुए, उन दोनों को एक सही रास्ता दिखाते हुए बहुत ही अच्छे मोड़ पर ला कर के ख़त्म होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंशी दयानाथ प्रयागराज में रहने वाले थे। वो एक कचहरी में क्लर्क का काम करते थे। उनकी आमदनी कुछ खास नहीं थी तथा वो मुश्किल से अपने मध्य वर्गीय यानी कि मिडिल क्लास परिवार का निर्वाह करते थे, अपने परिवार को चलाते थे। ऊपर से उनका मनमौजी पुत्र रामानाथ बेरोजगार था। वह कुछ काम नहीं करता था तथा हमेशा पिता के पैसों से मौज मस्ती करता रहता था। समय के साथ माता पिता को रामनाथ के विवाह की चिंता होने लगी। कुछ कोशिशों के बाद उसका विवाह दीनदयाल की बेटी जालपा के साथ रख दिया गया। दीनदयाल एक जमींदार के घर से मुख्तार का काम करते थे और उनकी बेटी जालपा को बचपन से ही गहने का बहुत शौक था। वो सोचा करती थी कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसे बहुत सारे गहने मिलेंगे। खासकर वो हमेशा एक चंद्रहार पाने का सपना देखती थी। मुंशी दयानाथ बेटे की शादी के लिए बहुत सारा कर्ज लेते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हो और समाज में उनकी इज्जत बनी रहे। बाकी लोगों की तरह उन्हें भी थोड़ा दिखावा करने में शौक था, यानी कि वो दिखावा करने में यकीन रखते थे। मगर इस कारण से उन पर बहुत सारा कर्ज चढ़ गया। कर्ज के पैसों से उन्होंने ये जालपा के लिए बहुत सारे गहने खरीद लिए। दयानाथ जालपा को चंद्रहार भी देना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी जागेश्वरी ने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि इससे उन पर कर्ज का बोझ और भी बढ़ जाता। रमानाथ ने अपने चंचल व्यवहार से अपने ससुराल वालों का मन मोह लिया था। उन सबको लगता था कि वो बहुत ही गुणी तथा धनी लड़का है। समय के साथ रामानाथ और जालपा की शादी करा दी गई। शादी में प्राप्त गहनों को देखकर जालपा बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन जब उसे चंद्रहार नहीं दिखता तो वो बहुत उदास हो जाती है। उसकी बचपन की इच्छा पूरी नहीं हो पाती। लेकिन उसकी एक सहेली कहती है कि जब तुम ससुराल जाओगी तो अपने पति को चंद्रहार लाने को कह देना। जालपा को ये योजना अच्छी लगती है। शादी के बाद रमानाथ और जालपा का दाम्पत्य जीवन काफ़ी खुशहाल चल रहा था। लेकिन एक दिन दयानाथ आकर बेटे को कहता है कि तुम जालपा के गहने चुरा कर लाओ, वरना इतना कर्ज हम कैसे चुकाएंगे और साहूकार हमारा पूरा घर कुर्क कर लेगा, यानी कि जब्त कर लेगा। पिता के कहने पर रमानाथ एक दिन चुपके से जालपा के गहने चुरा कर ले आता है और अपने पिता को दे देता है। उसके पिता इन गहनों को बेचकर अपना कर्ज चुका देते हैं। उधर जालपा को लगता है कि उसके गहने चोरी हो गए हैं तथा वह बहुत दुखी हो जाती है। इससे रमानाथ को बहुत ही गलीनी होती है, मन ही मन बहुत दुख होता है उसे। वह सोचता है कि जिस पत्नी से वह इतना प्यार करता है उसके साथ वह इतना बड़ा विश्वासघात कर रहा है। लेकिन वह जालपा से कहता है कि घबराओ मत, मैं जल्दी तुम्हारे लिए नए गहने बनवा दूंगा। इसके बाद रमानाथ सोचता है कि उसे कोई नौकरी करनी चाहिए, तभी तो वह अपनी पत्नी के लिए गहने ले पाएगा। यह सोचकर वह अपने शतरंज के दोस्त विदुर और रमेश के पास जाता है और उनकी सहायता लेता है। अब उसका दोस्त रमेश एक आदमी की सहायता से रमानाथ को चुंगी पर ₹30 महीने मासिक तनख्वाह की नौकरी पर रखवा देते हैं। चुंगी पर कि लोग टैक्स वसूल करते हैं, कर वसूल करते हैं, वहाँ पर उसे काम दिलाता है। जालपा के गहने चोरी होने की खबर उसकी माँ को भी लगती है। वो दया करके अपनी बेटी को एक चंद्रहार भिजवा देती है, लेकिन जालपा सोचती है कि माँ ने अपने गहने बेचकर उसे ये चंद्रहार दिए हैं, इसलिए वह
ये हार नहीं स्वीकार करती है और उसे वापस भेज देती है। इसके बाद रमानाथ सोचता है कि उसकी नौकरी तो लग गई है, क्यों ना वो जालपा के लिए कर्ज लेकर गहने बनवा दे, बाद में किस्तों में सारा कर्ज चुका देगा। यह सोचकर वह सर्राफ के पास जाता है और उससे कर्ज लेकर गहने बनवा देता है। गहने पाकर जालपा बहुत खुश होती है। एक दिन जालपा की सहेली रतन उसके घर आती है। वह एक बूढ़े वकील की पत्नी थी। जब वो जालपा के गहने देखती है ये तो उसे जराऊ कंगन बहुत पसंद आते हैं। फिर वह रमानाथ को ₹600 देती है और कहती है कि उसके लिए भी वैसा ही कंगन ले आए। रमानाथ इसके लिए मान जाता है और पैसे ले लेता है। अगले दिन रमानाथ उसी सराफ के पास जाता है और उसे ₹600 देकर कहता है कि उसे वैसे ही जोड़ी वाले जराऊ कंगन दे दे। लेकिन सराफ कहता है, तुमने अभी तो पिछला कर्ज चुकाया नहीं है, और इसलिए वो ₹600 ले लेता है पर उसे कंगन नहीं देता। इससे रमानाथ परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि अब वो रतन को जराऊ कंगन कहाँ से लाकर देगा। इसके बाद रतन अक्सर उससे जराऊ कंगन के बारे में पूछती थी, लेकिन वह बहाना देकर टाल देता था। एक दिन वह चुंगी से इकट्ठे हुए पैसे घर ले आता है और सोचता है कि यह पैसे रतन को दे देगा, लेकिन वह मन ही मन घबराने लगता है और सोचता है कि यह तो गबन होगा, क्योंकि वो तो टैक्स के पैसे थे, किसी और के पैसे थे। उसे लेना यानी कि चोरी करना हो जाएगा, इसलिए उसे फिर ये गलत लगता है और उस पर मुकदमा भी चल सकता है और वह जेल भी जा सकता है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद वह निर्णय लेता है कि उस पैसों को वो वापस चुंगी ले जाएगा, और यही सोचकर वो पैसे अलमारी में रख देता है। जब रमानाथ बाहर गया हुआ था तो रतन फिर घर आती है और जालपा से अपने पैसे वापस मांगती है। जालपा को अलमारी में वही पैसे रखे हुए मिलते हैं जो कि रमानाथ लेकर के आया था, और वो उन पैसों को ही उठाकर रतन को दे देती है। जब रमानाथ घर आता है तो उसे पता चलता है कि जालपा ने सारे पैसे रतन को दे दिए। अब वो और भी घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसने गबन जैसा एक अपराध कर दिया। अब वह यह सारी बात जालपा को बताना चाहता था, लेकिन उससे ये इतनी हिम्मत हो नहीं सकी कि वो ये सारी बात अपनी पत्नी को बताए। इसलिए वह सारी बात एक पत्र पर लिख देता है, लेकिन अब उसे यह पत्र जालपा को देना था। वो हौसला नहीं जुटा पाया और वो उस पत्र को अपने घर पे ही एक जगह पर रख देता है। जब रमानाथ किसी काम से बाहर गया हुआ था तो पीछे से वह पत्र जालपा के हाथ लग जाता है और वह उसे पढ़ने लगती है, और उसी समय तभी रमानाथ आ जाता है और वो जालपा को उस पत्र को पढ़ते हुए देख लेता है। वह सोचता है कि इस पत्र को पढ़ने के बाद वो जालपा की नज़रों में गिर जाएगा और उसका सम्मान कम हो जाएगा। यह सोचकर वह घर छोड़कर भाग जाता है और कलकत्ता चला जाता है। उधर पत्र पढ़कर जालपा को पता चलता है कि उसके पति ने गबन किया है। उसे पश्चाताप होने लगता है। वह सोचती है कि उसके गहनों की लालच की वजह से ही उसके पति को ऐसा करना पड़ा, वो ऐसा अपराध करने के लिए मजबूर हुआ। लेकिन इसके बाद वह अपने गहने बेच देती है और चुंगी के सारे पैसे वापस लौटा देती है। मगर वो देखती है कि रमानाथ 2 दिन से घर नहीं आया। वह उसे ढूंढने लगती है, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। इससे जालपा बहुत दुखी हो जाती है। उधर रमानाथ कलकत्ता पहुंच गया था। वहां वह अपने एक दोस्त देवी दीन के घर रह रहा था। कुछ दिनों बाद वह अपनी पहचान बदलकर चाय की दुकान शुरू कर देता है और इस तरह से वह अपना जीवन बिताने लगता है वहां पर। एक दिन रमानाथ नाटक देखकर थिएटर से आ रहा था, लेकिन तभी कुछ पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया क्योंकि उसकी वेशभूषा कुछ अजीब सी लग रही थी। घबराहट में रमानाथ बता देता है कि उसने चुंगी से एक गबन किया है, टैक्स के पैसे चुराए हैं। हालांकि इस केस में कलकत्ता पुलिस का कुछ करना नहीं था, उनका तो इससे कुछ लेना नहीं था। लेकिन अब पुलिस वालों के दिमाग में एक आइडिया आता है। वास्तव में उस समय कलकत्ता में कुछ कम्युनिटी के लोग आंदोलन कर रहे थे और पुलिस ने उनके कुछ क्रांतिकारियों युवा को अरेस्ट कर लिया था। वे चाहते थे कि रमानाथ उन क्रांतिकारियों के खिलाफ गलत गवाही दे दे, क्योंकि पुलिस उन क्रांतिकारियों को छोड़ना नहीं चाहते थे।
अगर जब रमानाथ उनके खिलाफ गलत गवाही देगा तो वो उन्हें जेल में रख लेंगे। फिर वो रमानाथ को ब्लैकमेल करते रहते थे और कहते थे कि अगर तुम गवाही नहीं दोगे सारी ज़िंदगी जेल में डाल देंगे। इसलिए रमानाथ उनके साथ सहयोग करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद रमानाथ को एक बंगले में रखा जाता है तथा उसके मनोरंजन के लिए जोहरा नाम की एक वेश्या को भी बुलाया जाता है। रमानाथ को पता चलता है कि जोहरा ने गरीबी के वजह से मजबूरी में यह पेशा अपनाया है और रमानाथ को उसमें अपनी मजबूरी की झलक मिलती है, क्योंकि उसने भी आर्थिक तंगी की वजह से मजबूर होकर ही गबन जैसा एक अपराध किया था। रमानाथ और जोहरा अपने सुख दुख एक दूसरे को बताते हैं और इस तरीके से वो एक दूसरे के अच्छे मित्र बन जाते हैं। उधर प्रयाग में जालपा यानी कि जो रमानाथ की पत्नी थी, उसे बहुत ही दुख हो रहा था। वह सोचती है कि किस तरह उसकी गहने और चंद्रहार के लालच की वजह से उसके पति को गबन करने पर मजबूर कर दिया। एक दिन वह एक रिश्तेदार की मदद से कोलकाता जाती है। उसे पता चलता है कि वहाँ देवी दीन नाम का रमानाथ का दोस्त रहता है। वह उसके घर जाती है और देवी दीन से रमानाथ के बारे में पूछती है। इसके बाद जालपा अपने पति से मिलती है और उसे पता चलता है कि किस तरह पुलिस उसके पति को फंसा रही है। वह रमानाथ को चुराने की बहुत कोशिश करने लगती है। अब एक दिन रतन, जालपा की जो सहेली थी, वह अपने पति के इलाज के लिए कोलकाता आती है, लेकिन इसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। जालपा उसे सहारा देती है और आगे चलकर रतन भी जालपा की रमानाथ को बचाने में मदद करती है। एक दिन पुलिस रमानाथ को कोर्ट ले जाती है तथा वहां ना चाहते हुए भी रमानाथ को झूठी गवाही देनी पड़ती है उन क्रांतिकारियों के खिलाफ। इसकी वजह से जज उन क्रांतिकारियों को सजा सुना देते हैं। इसके बाद पुलिस को लगता है कि उनका काम तो हो गया और वो रमानाथ को जाने देते हैं, लेकिन अब तक जालपा का हृदय परिवर्तन हो चुका था। वह एक लालची औरत से एक सामाजिक चेतना वाली महिला बन चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि लोग पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और वह इस सब के खिलाफ थी, यानी कि पुलिस के अत्याचार के खिलाफ थे। इसलिए वह रमानाथ के साथ एकदम से प्रयाग के लिए रवाना नहीं होती, बल्कि एक खत लिखती है जिसमें वह पुलिस के सारे षड्यंत्र की पोल खोल देती है और उस पत्र को जज को भिजवा देती है। जज समझ जाता है कि निर्दोष लोगों को सजा दी गई है। फिर वह पूरी जांच करवाते हैं और अंत में सजा को भूल कर उन क्रांतिकारियों को बरी कर दिया जाता है, जेल से छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जालपा रमानाथ और जोहरा को लेकर प्रयाग आ जाते हैं। जोहरा उनके घर में ही एक सदस्य की तरह रहने लगती है। रमानाथ अपने माता पिता से झूठ कह देता है कि वह देवी दीन की विधवा बहू है। इसके बाद जोहरा भी अपना पुराना पेशा त्याग कर समाज सेवा के कार्यों में जुट जाती है और सब लोग उससे बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। इसी दौरान जालपा की एक सहेली रतन की भी मृत्यु हो जाती है। अब एक दिन जालपा, रमानाथ और जोहरा तीनों प्रयाग में स्नान करने के लिए गए थे, लेकिन तभी जोहरा नदी के तेज प्रभाव की चपेट में आ जाती है। जालपा और रमानाथ उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं और अंत में जोहरा की डूबने की वजह से मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जालपा और रमानाथ घर वापस आ जाते हैं और आगे का जीवन समाज सेवा में बिताने लगते हैं। तो यहीं पर यह पूरा उपन्यास खत्म होता है। इस पूरे उपन्यास के अंदर हम देखते हैं कि कैसे एक जो मध्य वर्गीय परिवार होता है वो समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए या अपने आपे से बाहर जाकर के पैसे खर्च करता है, दिखावा करता है और फिर उसके वजह से उसे क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है। दूसरी जो चीज़ हम इस उपन्यास के अंदर देखते हैं वो है इसके अंदर जो भ्रष्टाचार है, पुलिस के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है आम आदमियों के ऊपर, और कैसे जो गलत लोग होते हैं वो बच जाते हैं और जो सही लोग होते हैं, जो समाज के खिलाफ जो बुराइयां होती हैं उनके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे होते हैं, उन्हें सज़ा मिल जाती है। तीसरी जो चीज़ है वो मध्य वर्गीय परिवार के अंदर आभूषण प्रियता, यानी कि गहनों के लिए जो एक
लालच या फिर प्रेम हम देख सकते हैं, और उसकी वजह से क्या क्या समस्याएं आती है वो भी हमें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है लेखक ने। पर अंत में उस उपन्यास के अंदर सब कुछ एकदम सही हो जाता है, और वापस से जो रमानाथ और जो उनकी पत्नी जालपा थी वह अपना एक सामान्य जीवन बिताने लगते हैं। इस वीडियो को अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।